हेलो बच्चों। तो अब होगी सारी टेंशन दूर, क्योंकि केमिस्ट्री विद निधि मैम के साथ सक्सेस है जरूर। तो बेटा अभी हम कर रहे हैं अपना डी ब्लॉक चैप्टर 4 ऑफ केमिस्ट्री ऑफ क्लास 12th। कल हमने बेटा डी ब्लॉक की कुछ प्रॉपर्टीज करी थी, जैसे कि कल हमने देखा था बेटा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के बारे में, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, एटॉमिक रेडियाई के बारे में और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। और उनसे रिलेटेड हमने बहुत सारी एक्सेप्शंस, उनकी छोटी छोटी बातें जो आपके क्वेश्चंस में आ सकती हैं वो सारी डिस्कस करी थी। अब बेटा हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। आज हम कुछ और प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे और सेम कल की तरह ही बेटा हम सारे के सारी एक्सेप्शंस और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम मार्क करते जाएंगे, और साथ ही साथ बेटा आप लोग भी इनको नोट डाउन करते रहना। तो बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद अवर प्रॉपर्टी आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या होता है बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी? हमने क्लास +1 में भी करा होगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है बेटा कि अगर मुझे अपने किसी भी एटम में से उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उसे हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो बेटा कल हमने एक और बार डिस्कस करी थी कि हमारे डी ब्लॉक में जो हमारे ns ऑर्बिटल हैं और n-1d ऑर्बिटल्स हैं, उनके दोनों के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बेटा हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में काउंट करते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में जो एनर्जी गैप है वो काफी कम है। तो अभी बेटा हम ns ऑर्बिटल में से भी इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं और n-1d ऑर्बिटल में से भी इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। यानी कि अगर मैं अपने स्कैंडियम वाली सीरीज की बात करती हूं तो मैं 4s में से भी इलेक्ट्रॉन निकालूंगी और 3d में से भी इलेक्ट्रॉन निकालूंगी। तो बेटा पहले हम एक जनरल सा ट्रेंड देख लेते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है किसी भी एटम की वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। बेटा हमारे पास ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि बेटा रोल प्ले करते हैं टू डिटरमाइन द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एनी एलिमेंट। सबसे पहला है बेटा अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बेटा न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के करीब होगा, उसको निकालना मेरे लिए क्या होगा? उतना ही मुश्किल होगा और उतनी ही एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी। यानी कि बेटा जितनी ज्यादा अट्रैक्शन उतनी ही हाई क्या होगी? मेरी आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। क्या बताया बेटा हमने? जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी मेरे इलेक्ट्रॉन और एटम के बीच में तो मेरी आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी। तो बेटा अट्रैक्शन कब हाई होगी? जब मेरा क्या होगा बेटा? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? कम होगा। यानी कि जितना छोटा मेरा साइज होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही क्या होगी? मेरी ज्यादा होगी। यानी कि बेटा हम कह सकते हैं कि जो मेरी आयनाइजेशन एंथैल्पी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर अट्रैक्शन। ठीक है बेटा, यहां से हमें ये 2 चीजें पता चली हैं। बेटा आज थोड़ी सी तबीयत मेरी खराब है तो थोड़ा थोड़ा बीच में डिस्टर्बेंस रहेगी आप लोगों के लिए। नेक्स्ट बेटा रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। बेटा जो हमारे वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब क्या है बेटा इलेक्ट्रॉन्स भी अगर बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो वो भी क्या करेंगे? दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जब वो रिपेल करेंगे तो उनको निकालना मेरे लिए क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि बेटा जितनी ज्यादा रिपल्शंस, मोर रिपल्शंस, यानी कि बेटा लेसर विल बी द आयनाइजेशन एंथैल्पी। जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं कि भाई तू जा, तो मैं थोड़ी सी एनर्जी दूंगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? हमारा इजीली निकल जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा जितनी, ये तो हमें पता ही है कि जितनी मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगी मेरे लिए इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही क्या होगा? मुश्किल होगा। मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो बेटा इन्हीं फैक्टर्स के बेसिस पर हमारे पास एक छोटा सा टेबल है, ये हमारे एनसीईआरटी का ही टेबल है बेटा। ये टेबल नंबर 4.2 है, आप अपनी बुक में भी एक बार चेक करिएगा। ठीक है, इसमें बीच का जो पार्ट था वो मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो बेटा ये देखिए, ये हमारी स्कैंडियम वाली सीरीज है सारी की सारी।
और इसमें बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमें दे रखी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये हमें दे रखी है बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, ये हमारी बेटा फर्स्ट सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट सेकंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है बेटा, जब मुझे पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसे मैं क्या कहूंगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तब मैं उसे क्या कहूंगी, सेकंड, और तीसरे के लिए मैं क्या कहूंगी, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो और बेटा यहाँ पर इन्होंने हमें क्या दे रखी है, कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है। ये दे रखी है सिंपल मेटल की, उसके बाद अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तब क्या होगी, दो इलेक्ट्रॉन निकल गया तब क्या होगी, तीन इलेक्ट्रॉन निकल गया तब क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है, जहां पे बेटा ये डैश छोड़ा हुआ है यानी कि यहाँ पर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलता ही नहीं है। ठीक है, जहां पे डैश छोड़ा हुआ है यानी कि वहां पे तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। तो बेटा ध्यान से देखते हैं अब हम, अगर बेटा आप इसका ट्रेंड देखो, अब हम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, अगर आप इसका ट्रेंड देखो बेटा, तो जैसे जैसे मैं पीरियड में मूव कर रही हूँ, ये तो हमने प्लस वन में पढ़ा था कि जैसे जैसे बेटा हम इधर को मूव करते हैं तो मेरी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जब हम इधर को जा रहे हैं स्कैंडियम से बेटा, जब हम जिंक की तरफ जा रहे हैं तो मेरा साइज धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। साइज छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है मेरी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो बेटा यही हमारा पहला पॉइंट जो है वो लिखा हुआ है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड, कि वो इंक्रीज हो रही है। पर बेटा आप देख सकते हो कि जो इंक्रीज है वो बहुत ज्यादा नहीं है, 631 से 656 फिर 650, मतलब बहुत माइनर सा इंक्रीज है, यानी कि इंक्रीज इज नॉट स्टीप, बहुत ज्यादा हाई इंक्रीज नहीं है, बहुत ही माइनर सी हमारी स्लैंटिंग लाइन है। तो ऐसा क्यों है बेटा, ऐसा इसलिए है क्योंकि अलोंग द पीरियड हमारा जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो तो इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू डिक्रीज इन साइज, बट बेटा जैसे जैसे हम बेटा पीरियड में मूव कर रहे हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स भी और ऐड होते जा रहे हैं। तो क्या होती जा रही है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी साथ ही साथ होती जा रही है। तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या कर रही है, जो हमारी न्यूक्लियर अट्रैक्शन वाला फोर्स है उसको काउंटर बैलेंस कर रही है। बट मोर इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड causing electron repulsions which counterbalances the nuclear attraction। ठीक है बेटा, इसीलिए हमारा क्या हो रहा है, इधर को जाते हुए इंक्रीज हो रहा है बट इंक्रीज बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो हमें इस टेबल से पता चल रहा है बेटा, जो मैग्नीट्यूड है इंक्रीज इन सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, वो क्या कह रहा है कि जब हम फर्स्ट से सेकंड में इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, सेकंड से थर्ड में इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट डबल का इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है जी, क्यों हो रहा है ऐसा, खुद सोचो आप लोग क्यों हो रहा है ऐसा। क्योंकि बेटा जब हमारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तब क्या हो रहा है, मेरा जो न्यूक्लियर फोर्स है वो और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। जितना ज्यादा मेरा न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज होगा मेरी आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। बिकॉज आफ्टर रिमूवल ऑफ one or two electrons, nuclear attractions increases। ठीक है ना बेटा, और जो हमारे 4d इलेक्ट्रॉन, जो 3d इलेक्ट्रॉन्स है या 4d इलेक्ट्रॉन्स है, फटाक से क्या हो जाएंगे, हमारे न्यूक्लियस के पास से आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, क्रोमियम एंड कॉपर हैव लो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। बेटा अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो मेरा क्रोमियम और कॉपर है, ये रहा मेरा क्रोमियम और मेरा कॉपर, इनकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कंपैरेटिवली कम है। देखो 650 से 653 गया, ठीक है, 650 यहाँ पे 650 है, मैग्नीज का 717, तो इसका कहीं बेटा थोड़ा सा हमारा राउंड 700 के अराउंड होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, एक छोटा सा डिप आ रहा है। अगर हम इसको ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, छोटा सा डिप दिखेगा। सेम बेटा कॉपर के केस में भी है। तो ऐसा क्यों हुआ है कि इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, खुद सोच के बताओ भाई, खुद सोच के बताओ। जब भी बेटा मैं एक छोटा सा हिंट दे दूं आपको, जब
जब भी आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा तो आपने सबसे पहले ना कॉन्फ़िगरेशन से उसको रिलेट करना है, तो आपका आंसर जो है वो 90% है कि वो ठीक ही जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है हमारे पास कि क्रोमियम और कॉपर, क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन है क्या होती है बेटा 3d5 4s1, कॉपर की क्या होती है बेटा हमारे पास 3d10 4s1। इनके पास बेटा बाहर एक एक ही इलेक्ट्रॉन है, कि क्या कहेंगे अरे भाई जल्दी से तू जा और हम तो स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए बेटा ये फटाक से अपना ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूजेस 1 electron easily to attain stable configuration। ठीक है बेटा, तो बेटा अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 3d5 4s0, इसकी क्या हो जाएगी बेटा 3d10 4s0। तो बेटा अब अगर मैं बात करती हूं इनकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की, ठीक है, अब ये क्या बन गया, ये बन गया Cr पॉजिटिव, ये बन गया है Cu पॉजिटिव। तो बेटा अगर मुझे इसमें सिर्फ सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो एंथैल्पी क्या होगी, कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि अब ये क्या हो गए हैं, स्टेबल हो गए हैं। तो यानी कि बेटा दे हैव सेकंड हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटा, इसको आप एक बार टेबल से भी मैच कर सकते हो। बेशक आप देखो बेटा यहाँ पर क्रोमियम के बेटा देखो जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कंपैरेटिवली वर्ड हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, वो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा हो गई है। सेम बेटा हमारा यहाँ पे देखो कॉपर के लिए भी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी काफी ज्यादा हो गई है। क्यों, क्योंकि अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई है, काफी स्टेबल हो गई है। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्या पॉइंट है कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है जिंक कैडमियम मरकरी की, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जिंक कैडमियम मरकरी की वो बहुत ही क्या है बेटा, हाई है। हाँ जी, क्यों होगी, अब इसका आंसर आप लोगों को खुद देना चाहिए बेटा, रिलेटेड टू द कॉन्फ़िगरेशन। जो जिंक कैडमियम मरकरी है बेटा वो हमारे कौन से ग्रुप के मेंबर्स हैं, दे आर मेंबर ऑफ ग्रुप 12। इनकी तो हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज वैसे भी देख ली हैं। ठीक है, इनकी क्या होती है बेटा कॉन्फ़िगरेशन N-1D10NS2, यानी कि बेटा ये तो पूरे फुली फिल्ड बैठे हैं, एकदम मजे में बैठे हैं, स्टेबल होके बैठे हैं। तो इसमें से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मुझे एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। इसलिए इनकी बेटा जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, हाई होती है। चलो कुछ एनर्जी देकर मैंने सपोज इलेक्ट्रॉन निकाल भी दिया, ठीक है, तो सपोज अब ये बन गया बेटा Zn+2 बन गया है। ठीक है, अब बेटा Zn+2 तो ऐसा है कि ये तो अपने अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई 3d10 4s0। अब तो ये बिल्कुल ही ढीठ हो जाता है कि भाई अब तो तुम जो मर्जी कर लो, मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा ही नहीं। इसलिए बेटा इनकी जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो वेरी 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 हाई होती है। इतनी हाई होती है कि ये इससे ज्यादा की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते ही नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके पास क्या आ गया, हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन भी आ गई है। दूसरा बेटा यहाँ पर देखो न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज्यादा हो गया है, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, पहले भी स्टेबल थी कॉन्फ़िगरेशन पर पहले फिर भी हमने थोड़ा बहुत एनर्जी देके निकाल दी, पर अब क्या हो गया, अब न्यूक्लियर फोर्स भी काफी ज्यादा हो गया है हमारा। ठीक है, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन भी हो गई है, दोनों चीजें एकदम पक्के वाली हो गई हैं। तो इसलिए अब इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, वेरी वेरी हाई हो जाती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है बेटा जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है आयरन की, इट इज ग्रेटर देन थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीज। बेटा ये मैं चाहूंगी ये आप लोग खुद से एक बार ट्राई करके देखो इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगर आपसे नहीं होगा मैं आपको जरूर बताऊंगी, मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, मैं हिंट देती हूँ इसका कि आप इसकी बेटा कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ठीक है, कि जब आयरन में से आप थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तब उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रही होगी, सेम मैग्नीज में से तब आप जब आप थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होगे तब उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। देखो कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी का ही सारा का सारा खेल है, आप इसको बेटा खुद से ट्राई करो एक बार। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी में से कि बेटा जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है 5d की वो 3d और 4d से ज्यादा है।
भाई ये तो अलग ही बात हो गई है बिल्कुल। हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती रहती है। क्यों? क्योंकि साइज हमारा क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। ठीक है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में गैप बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा। ये तो अलग ही राम कथा बता रहा है, बिल्कुल ही उल्टे ही बता रहा है कि जो 5d है, ये है मेरा 3d, ये है मेरा 4d, ये है मेरा 5d। हम अब एक ग्रुप में बेटा नीचे को जा रहे हैं तो लॉजिकली इसकी ज्यादा होनी चाहिए, इसकी कम होनी चाहिए, पर होता क्या है 5d की ज्यादा होती है पर 3d की कम होती है। ऐसा क्यों होता है बेटा? ये पॉइंट हमने कल भी करा था कि 5d में बेटा 5d में ऑर्बिटल भरने से पहले हमारे पास 4f ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है। अब ये जो 4f ऑर्बिटल्स हैं, इनकी ये जो लेयर बनाते हैं न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में, ये बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि प्रॉपर लेयरिंग नहीं कर पाते, प्रॉपर शील्डिंग नहीं बना पाते हैं। ठीक है, जो इनकी परत बनती है वो प्रॉपर होती नहीं है, जिस वजह से क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो लॉजिकली इसको एक परत बनानी चाहिए थी, प्रॉपर इलेक्ट्रॉन्स की लेयर बनानी चाहिए थी, शील्ड बनानी चाहिए थी, पर ये बना ही नहीं पाता है 4f जो है हमारा। ठीक है, तो इसकी पुअर शील्डिंग की वजह से बेटा, पुअर शील्डिंग की वजह से क्या होता है हमारे पास, क्या बोलते हैं, जो हमारा 5d है उसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ज्यादा हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है हमारे 6s इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है जी। तो बेटा नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है कि जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। कलर्ड कंपाउंड्स जैसे कि बेटा आपने देखा होगा लैब में, केमिस्ट्री लैब में, कि कॉपर सल्फेट रखा होता है ब्लू से कलर का, और फेरस सल्फेट होता है ग्रीन कलर का, और लेड के सॉल्ट्स होते हैं हमारे पास रेड ऑरेंज कलर के, इस टाइप के। तो बेटा जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं मोस्टली कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि अभी आपने बेटा लास्ट हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री किया था चैप्टर, उसमें आपने देखा था कि जो हमारे बेटा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, जब कंपाउंड बनाते हैं तब दो एनर्जी लेवल्स में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, ये अभी मैं ऑक्टाहेड्रल के लिए बना रही हूँ, कोई बात नहीं है। तो बेटा क्या होता है हमारे पास कि यहाँ पर बेटा जब भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या करेगा, लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ जाएगा। इसे हम कहते हैं बेटा डी ट्रांजिशन। क्या वर्ड बोलते हैं बेटा इसको हम, डी ट्रांजिशन। जब भी बेटा वो लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ जाएगा तो वो क्या करेगा, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, जब भी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, तो एनर्जी कहां से एब्जॉर्ब करेगा बेटा, वो हमारी रेडिएशन से एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, जो हमारी विजिबल लाइट होती है वहां से एब्जॉर्ब करेगा। इसीलिए क्या होता है बेटा हमारे पास वो फिर हमें कलर कंपाउंड्स की फॉर्म में शो करता है। ठीक है बेटा, तो हमारे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो कलर्ड हमें क्यों दिखाई देते हैं, ड्यू टू द डी ट्रांजिशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। किसकी वजह से है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। ठीक है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे वो कलरलेस होंगे, यानी कि व्हाइट होंगे। जैसे कि बेटा ज्यादातर जिंक के जो सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, अभी अभी हमने देखा था कि जो हमारा जिंक है वो Zn+2 स्टेट में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, जब वो Zn2 स्टेट में होगा तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3d10 4s 0। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं बेटा, हमारे पास पेयर्ड हैं। जब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे तो डी ट्रांजिशन जो है हमारे पास वो शो नहीं होगी। जब वो शो नहीं होगी तो कंपाउंड कैसा होगा हमारे पास, कलरलेस। तो अगर आपको बेटा एग्जाम में आता है कुछ आयंस उन्होंने दे दिए और वो बोले कि इसमें से कौन सा कलर कंपाउंड बनाएगा, कौन सा कलरलेस बनाएगा, तो जिसमें भी आपको एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख गया वो हमारा कैसा होगा, कलर्ड होगा। जिसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, चाहे 0 भी हो, जैसे अब अगर हम बात करते हैं बेटा Sc+3 की, Sc+3 इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3d0 4s0। तो ये भी कैसा बनाएगा, ये भी कलरलेस ही बनाएगा। ठीक है, क्या बताया मैंने बेटा कि अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया तो वो डी ट्रांजिशन शो करेगा और कैसा बनाएगा, कलर्ड बनाएगा। ठीक है, अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं या फिर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 0 कॉन्फ़िगरेशन है, तो हमारा क्या होगा, कलरलेस होगा।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये तो अभी अभी हमने करा था बेटा कि जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनके पास प्रेजेंट होते हैं वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होने की वजह से बेटा दे एक्ट एज लुईस एसिड, दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लिगेंड। ठीक है, तो आराम से क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना सकते हैं। ठीक है बेटा, जो हमारे मेटल आयन होता है इसका साइज कैसा होता है? छोटा होता है। आराम से लिगेंड्स क्या होते हैं? आके अटैच हो जाते हैं। ठीक है, इनके ऊपर हाई आयनिक चार्जेस होते हैं जिस वजह से लिगेंड्स को क्या कर सकते हैं? इजीली होल्ड कर सकते हैं। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं जिस वजह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा दे शो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटा, क्या होता है जी कैटालिस्ट? हमने चैप्टर 3 में करा है। कैटालिस्ट क्या होता है बेटा? एक ऐसी चीज जो कि क्या करते हैं? हमारी रिएक्शन की स्पीड को तेज कर देती है पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, उसे हम क्या कहते हैं? कैटालिस्ट। तो बेटा कैटालिस्ट क्या करता था? वो रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करता था, उसे एक इंटरमीडिएट स्टेट तक लेके जाता था। ठीक है, जिसमें वो क्या करता था? हमारी एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता था। ठीक है, और उसके बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता था। कैटालिस्ट हमारा ऐसे का ऐसे ही वापस आ जाता था। ठीक है, यही किया था हमने। तो बेटा जो कैटलिस्ट है उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? कि वो रिएक्टेंट के साथ कंबाइन हो जाए। ठीक है, उसके बाद वो रिएक्टेंट से अलग भी हो जाए, यानी कि इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, अब मल्टीपल बॉन्ड बनाने के लिए इट मस्ट बी एबल टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन।